सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। आइए भाइयों स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आपकी साइंस की क्लास डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की लगातार चल रही है। लगातार नहीं, थोड़ा थोड़ा गैप हो रहा है। तो इसमें चैप्टर ये चल रहा है प्राकृतिक संपदा तथा ब्रह्मांड जीव, यानी कि नेचुरल रिसोर्स एंड यूनिवर्स ऑर्गेनिज्म। तो इसके अंतर्गत आपने अभी तक पढ़ा, भाई जिन्होंने नहीं पढ़ा है इसके पहले एक वीडियो आ चुकी है इस चैप्टर के बारे में, वो पहले पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे और समझ पाएंगे। वैसे समझ तो यहाँ से भी जाएंगे आप, क्योंकि ये मैथ नहीं है साइंस है, और समझाने वाला जो होगा भाई अगर समझाना चाहेगा तो कहीं से भी स्टार्ट करेगा, समझ में आएगी बातें। लेकिन अगर आप इसके पहले वाली वीडियो देख लेंगे तो वाकई आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होगी और ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए फिर यहाँ से प्राकृतिक संपदा, यहाँ पे आप क्या क्या पढ़ चुके थे, इनका वर्गीकरण, ये प्राकृतिक संपदा है क्या, कितने प्रकार की होती है, इनका वर्गीकरण भी आप लोग पढ़ चुके हैं। प्लस में इनसे हमें क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं और इसका भी नुकसान कैसे कैसे हो रहा है, कैसे कैसे कम पड़ रही है भाई, तो अभी तक ये ख़त्म कैसे हो रही हैं और इन्हें कैसे बचाया जाए, इस पर अब आज बात करनी है हमें, यानी कि इनके संरक्षण पे। तो क्या है प्राकृतिक संपदा के संरक्षण की तकनीक। तो इसमें एक बहुत अच्छी तकनीक आती है जिसको हम लोग कहते हैं इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, यानी कि परमित्र जैविकी, परमित्र तकनीकी है ना। तो परमित्र तकनीकी क्या होती है, इसमें हम मित्रवत व्यवहार करते हैं, समझ लीजिए जैसे हम लोग अपने दोस्त के साथ करते हैं मित्रता पूर्वक, मतलब उसका भी फायदा हो और हमारा भी हो, मतलब दोनों का फायदा हो, नुकसान कम से कम करें, ठीक है। तो कैसे, तो इसका प्राकृतिक संपदा में हम पढ़ रहे हैं भाई, प्राकृतिक संपदा के संरक्षण की तकनीकी में पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए, मतलब उसकी कोई हानि ना हो ज़्यादा, तो पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास की संकल्पना को, मतलब पर्यावरण का नुकसान भी नहीं हो रहा है और हम आगे बढ़ भी रहे हैं, यानी कि विकसित कर रहे हैं देश को, मतलब विकास हो रहा है। कैसे, पर्यावरण के बिना नुकसान पहुंचाए विकास की संकल्पना को परमित्र तकनीकी यानी कि इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी कहते हैं। मतलब कि दोनों पे यहाँ पे साथ साथ चलेगा, दोनों को फायदा होगा। कैसे, अब इसमें इसके अंतर्गत मुख्यतः 4 पॉइंट है। तो इसके अंतर्गत भाई पहला आ जाएगा आपका परमित्र जैव तकनीकी यानी कि इको फ्रेंडली बायोटेक्नोलॉजी। परमित्र जैव की जैसा कि आप लोग जानते होंगे, नाम से भी पता चल गया होगा कि जीवों के बारे में यहाँ पे बात की जा रही। तो परमित्र जैव टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीकी, तो इसमें क्या होता है, हम जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान करते हैं क्योंकि उनसे हमारे बहुत तरह के फायदे हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र को व्यवस्थित करने में या संतुलन बनाए रखने में हमारी मदद करते हैं। और दूसरा है भाई, इनके गोबर से हमें वो मिलता है, खाद पास मिलती है, जिससे हमारी इसका उपयोग हम किस में करेंगे, कृषि के क्षेत्र में करेंगे। जो खाद का उपयोग होगा कृषि के क्षेत्र में किया जाएगा। दूसरा आपका आ जाएगा, तो पहले इसमें परमित्र जैव तकनीकी, इसको बचाए रखने के लिए क्या करेगी सरकार, कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य खोलेगी और पक्षियों के लिए पक्षी विहार, ठीक है। तो इस तरह और कुछ कानून बनाकर, जिससे कि जो शिकार करते हैं, जैसे भाई जीव जंतुओं की संरक्षण प्रदान करना है तो उसके लिए सरकार कुछ कानून बनाएगी, जिससे इनका जो शिकार हो रहा है या इनके शरीर के अंगों को भी भाई ब्लैक में बेचा जा रहा है, जैसे हाथी के दांत है ना, तो इनको बेच दिया जाता है मार के, तो इन पर रोक लगाएगी। तो उस तरीके से परमित्र जैव तकनीकी में आपका ये हो जाएगा। दूसरा आपका है परमित्र कृषि तकनीकी। भाई आपने सुना होगा एक शब्द हरित क्रांति। हरित क्रांति क्या होती है कि कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, हरित क्रांति। तो इसके चक्कर में क्या हो गया कि कम खेत में ज़्यादा अनाज उत्पादित करने के लिए हम लोगों ने पहले बहुत सारी रासायनिक दवाइयों का प्रयोग कर लिया, कीटनाशकों का प्रयोग कर लिया। लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि इससे हमें बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य पर हो रहे हैं। जब हम कीटनाशक दवाई का प्रयोग कर रहे हैं या डालते हैं तो कीटों के साथ साथ वो अनाज को भी इफेक्ट कर रहा है, जिससे हमारे शरीर पे भी प्रभाव पड़ रहा है, स्वास्थ्य पे भी प्रभाव पड़ रहा है। प्लस उसकी उर्वरक क्षमता भी कम हो रही मिट्टी की दिन प्रतिदिन। तो उसको हम लोग कैसे व्यवस्थित कर पाएंगे, इसके लिए हम परमित्र कृषि तकनीकी यानी कि इको फ्रेंडली एग्रो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। उसके अंतर्गत क्या करेंगे, हम मृदा की जांच करवाएंगे, मिट्टी है जो उसकी जांच करवाएंगे और तब हमें पता चलेगा कि ये मतलब कितनी उपजाऊ है, कितने % है और इसको अभी कितने की ज़रूरत है, मतलब हम कितनी खाद या पास इसको देंगे कि इसके अच्छी फसल भी हो और इसकी उर्वरक क्षमता भी बनी रहे, और जो फसल हो उसमें अगर हम कीटनाशकों और रासायनिक खादों का प्रयोग ना करेंगे तो हमारे स्वास्थ्य पे भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा और पैदावार भी बढ़ती रहेगी भाई। तो उसके लिए भी हमारे
जानवरों का यूज हो रहा है ना, इससे रिलेट कर पा रहे होंगे आप, है ना। तो परिमित कृषि तकनीकी, इसको हम मृदा की जांच करवाएंगे और उस हिसाब से हम इसको खाद उसी हिसाब से देंगे। देखिए भाई, हमारे शरीर में क्या है कि जैसे हम लोगों को मिठाई का, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको भी ज़्यादा समझ में आए कैसे। जैसे कि हम लोग मिठाई खाते हैं, ठीक है, हमारे शरीर को मीठे की आवश्यकता है। अगर हम बहुत कम मात्रा में मीठा खा रहे हैं या, है ना, मीठी चीज़ें सेवन कर रहे हैं, तो हो सकता है हमारे शरीर में शुगर की कमी हो जाए। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा शुगर का यूज भी कर रहे हैं और प्लस में हम वर्क नहीं कर रहे हैं, बैठे बैठे केवल खा पी रहे हैं, ठीक है, मीठी चीज़ें, तो क्या होगा, शुगर की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाएगी और हमें नुकसान पहुंचाएगी। वैसे सेम इसको है भाई परिमित कृषि तकनीकी। जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरक क्षमता के हिसाब से ही अगर हम उसे खाद देंगे तो अच्छी तरह से फसलों का विकास होगा। वरना क्या होगा, जैसे कोई कृषि क्षेत्र है, खेत है, अब उसकी सिंचाई कर रहे हैं हम, ठीक है, तो पता लग रहा है कि पानी जो है बहुत ज़्यादा अगर चला गया उसमें, तो उसकी जो उसमें खेती की जा रही है भाई, जिस चीज़ के पेड़ लगे होंगे उनकी जड़ें गल जाएंगी, जिससे वो पौधा खराब हो जाएगा। और पौधा खराब होगा तो सारे पौधे खराब हो गए तो पूरी फसल खराब हो गई। तो हर चीज़ का एक माप होता है ना, तो उस हिसाब से, तो वही है भाई परिमित कृषि तकनीकी, यानी मित्रवत। हम उसको मित्र क्या होता है भाई, मित्र को हम जानते हैं, पूछते हैं कैसे वो होता है ना। तो उसी तरह से इसको भी हम अच्छे से जानबूझ के उसके हिसाब से इसका यूज करेंगे। किसका, परिमित कृषि तकनीकी यानी कि इको फ्रेंडली एग्रो टेक्नोलॉजी। मृदा की जांच करवाएंगे, जितने % की उसको आवश्यकता होगी उतना ही देंगे। ज़्यादा देंगे तो जैसे हमारे शरीर में शुगर बढ़ और घट जाता है, ज़्यादा चीज़ें ले लेने से, ज़्यादा चीनी खाने से, या चीनी बहुत नुकसान करती, चीनी की जगह अगर गुड़ प्रयोग करेंगे तो उतना नुकसान नहीं होगा ना। वैसे इसको भी समझे। थर्ड है आपका औद्योगिक तकनीकी। तो इको में परिमित लिखा है भाई, ऐसे डैश लगा है, और ये EF जो लिखा है इसका मीनिंग यही है, इको फ्रेंडली जो ऊपर लिखा है, इस शॉर्ट में आप लोगों के लिए लिख दिया गया है, लेकिन आप लोग शॉर्ट में मत लिखिए एग्जाम में, ठीक है। तो क्या है परिमित औद्योगिक तकनीकी। औद्योग जो उद्योग हो रहे हैं, उद्योग, ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या आते हैं, जो मिलें हैं, फैक्ट्रियाँ हैं हमारी, बहुत सारा कार्बन उत्पन्न कर रही हैं, जिससे हमारा पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुँचा रहा है, ठीक है। तो इसको भी मित्रवत हम कैसे ठीक करेंगे, जो उसमें यूज होने वाले यंत्र हैं, संयंत्र हैं भाई, उसका हम थोड़ा उच्च लेवल पे प्रयोग करेंगे कि कम धुआं हो, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं कम हो, और जो रासायनिक पदार्थ निकल रहे हैं, वो जो वेस्ट निकल रहे हैं वो कम निकले। नहीं तो भाई निकलेंगे, अगर फैक्ट्री से निकलेंगे तो कहीं ना कहीं जाएंगे, या तो जल को प्रदूषित करेंगे, या तो धीरे धीरे मृदा को प्रदूषित, मिट्टी में मिलेंगे तो मृदा को प्रदूषित करेंगे। तो मृदा प्रदूषित होगी, यानी कि मिट्टी प्रदूषण जब होगा तो क्या होगा, उसकी उर्वरक क्षमता नष्ट हो जाएगी, ठीक है। और वहाँ रहने वाले जीव जंतु, देखिए क्या क्या इफेक्ट हो रहा है, इस पे भी असर डाल रहा है, जीव जंतुओं भी असर डालेगा, मतलब हम पे डालेगा, वातावरण को जब इफेक्ट करेगा, नुकसान पहुँचाएगा, तो हम लोगों को भी नुकसान पहुँचाएगा, जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुँचाएगा, मिट्टी को नुकसान पहुँचाएगा, जल को नुकसान पहुँचाएगा। और आप लोग पढ़ चुके हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, प्राकृतिक संपदा हैं, ठीक। क्या क्या थी भाई, जल था हमारा, है ना, ये सब थे, और जीव जंतु थे, सबको नुकसान पहुंचा रहा है, तो प्राकृतिक संपदा को नुकसान पहुंचा रहा है ना औद्योगिक। तो उसके लिए औद्योगिक कौन, परिमित औद्योगिक तकनीक। तो इसके अंतर्गत हम लोग ये भाई जो इससे निकलने वाला धुआं है और फैक्ट्रियों से निकलने वाला रसायन है, इसके लिए हम लोग अच्छी यंत्रों का उपयोग करेंगे भाई। तो इसके अंतर्गत ये लिखेंगे। चौथा है क्या है, अनुवांशिक तकनीक। कौन सा, परिमित अनुवांशिक तकनीक, इको फ्रेंडली जेनेटिक टेक्नोलॉजी। इसके अंतर्गत अनुवांशिक का अर्थ आप लोग समझते हैं, यानी कि वंशानुक्रम। जैसे कि पिछले बार आप लोग पढ़ चुके होंगे, जब DNA के बारे में पढ़ाया गया था, क्या होता है, कुछ लक्षण हमारे पूर्वजों से हम में आ जाते हैं, ठीक। कहते नहीं कभी कभी कि देखो फला व्यक्ति जो है, ये अपने पापा से इसकी हरकतें मिल रही हैं, इसकी शक्ल मिल रही, तो वही चीज़ है परिमित अनुवांशिक तकनीकी, यानी कि इको फ्रेंडली जेनेटिक टेक्नोलॉजी। देखिए कुछ चीज़ें हैं, वृक्ष जब पर्यावरण को नुकसान पहुंचेगा, तो भाई अगर परिस्थिति के अनुकूल नहीं रहेंगे, तो उन लोगों को जीव हैं, कुछ जंतु हैं जो मृत हो रहे हैं, यानी कि विलुप्त हो रहे हैं, और कुछ पौधे भी, साथ साथ कुछ पादप जगत में पौधे भी, उनका भी नाश होता जा रहा है लगातार। तो उनको कैसे हम कंट्रोल करेंगे, तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन आपका है चौथा नंबर, परिमित अनुवांशिक तकनीक, यानी कि इको फ्रेंडली जेनेटिक टेक्नोलॉजी। देखिए भाई वो विलुप्त भी हो जाएंगे तो भी हम उनका
पुनः कृत्रिम तरीके से निर्माण कर लेंगे। प्राकृतिक तरीके से मतलब कि हमें निर्माण नहीं करना पड़ रहा है, प्रकृति ने उसे देकर भेजा है। लेकिन कृत्रिम तरीके से कैसे? देखिए इसमें क्या होगा कि जब डीएनए की खोज हुई तो पता चला कि आनुवांशिक तकनीकी इसमें बहुत हमें हेल्प मिली। तो इसमें कैसे करते हैं? क्लोनिंग के द्वारा। एक होता है क्लोनिंग, ठीक है भाई। क्लोनिंग क्या होती है कि जैसे कि कोई व्यक्ति है या कोई पशु है तो उसका एक डीएनए लेंगे। डीएनए में कुछ भी हो सकता है, शरीर का एक कण भी हो सकता है, मतलब आपका बॉडी है उसका ब्लड भी हो सकता है, आपके नेल्स भी हो सकते हैं, आपके हेयर के अंदर भी अगर हेयर ये उखाड़ेंगे तो उसमें भी कुछ डीएनए के अवशेष मिलेंगे, अणु मिलेंगे। उसके द्वारा क्लोनिंग की जाती है। क्लोनिंग में क्या करेंगे? कुछ रसायन डालते जाएंगे, ठीक है, कुछ मटेरियल, और कुछ समय के एक निश्चित समय के बाद अगर मेरा डीएनए लेकर क्लोन बना रहे हैं तो सेम मेरे जैसा एक व्यक्ति बनेगा जो दिखने में बिल्कुल मेरे जैसा होगा। हर चीज़, अगर पास में वो खड़ा है हम भी खड़े हैं तो आप पहचान नहीं सकते कि कौन है, क्योंकि मेरे जीन यानी इनकी अनुवांशिक लक्षण उसमें चले गए हैं, जिससे मेरी शक्ल हूबहू उसी की तरह मिलेगी। वैसे कोई जैसे जानवर जो विलुप्त हो रहे हैं, कुछ पौधे जो विलुप्त हो रहे हैं, उनकी जब क्लोनिंग की जाएगी तो हूबहू वो उनकी तरह से प्राप्त हो जाएंगे। तो भाई विलुप्त तो हो गए लेकिन उनको हमने दोबारा उत्पन्न कर लिया कृत्रिम तरीके से। कैसे? परिमित आनुवांशिक तकनीकी यानी कि इको फ्रेंडली जेनेटिक टेक्नोलॉजी। कैसे? क्लोनिंग के द्वारा। और इसमें सबसे हेल्पफुल क्या रहा भाई? आपका डीएनए, ठीक है। तो डीएनए की खोज के बाद क्लोनिंग विधि द्वारा हम नए जीवों की उत्पत्ति कर लेते हैं। कौन से? जो विलुप्त हो चुके हैं। उनमें आपके पादप भी होंगे, कुछ पादप जो नष्ट हो चुके हैं उनको भी हम दोबारा से कैसे कर लेंगे? परिमित आनुवांशिक तकनीक यानी कि इको फ्रेंडली जेनेटिक टेक्नोलॉजी, क्लोनिंग विधि द्वारा। अब आगे पढ़ते हैं, इसी लोग पढ़ेंगे खनिज संसाधन के बारे में। इसके पहले हम परिमित कृषि तकनीकी को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। भाई उसमें क्या था कि कृषि को हम उसकी मिट्टी की जांच करवा के, मृदा को बार बार परख करके उसको कितनी आवश्यकता है एनर्जी की, उस हिसाब से हम उसमें खाद डालेंगे और सिंचाई करेंगे। अगर ज़्यादा जल भी हमने दे दिया तो क्या होगा? जो जिसकी खेती करेंगे उसके पौधे लगाए होंगे भाई, तो उनकी जड़ों में पानी ज़्यादा हो जाएगा तो वो गल जाएंगी और पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए मिट्टी की उर्वरता की जांच कर लेंगे, उसी हिसाब से उसमें उतनी ही क्षमता के लिए हम लोग एनर्जी उसे देंगे। तो एनर्जी देने के लिए उसकी क्या चाहिए? उसको खाद चाहिए भाई, तो उतनी ही सीमित मात्रा में हम खाद डालेंगे जितनी वो एक्सेप्ट कर ले पौधा, नहीं तो क्या होगा? सूख जाएगा। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम कृषि को जब करेंगे किसी एक ही खेत में तो बार बार एक ही फसल को यूज नहीं करेंगे, उसमें हम फसलों को लगातार बदलते रहेंगे। मतलब अगर अब की बार हमने गन्ने की खेती की तो अगली बार धान लगाएंगे, कुछ अलग। अगर बदल कर खेती करेंगे तो उसकी उर्वरक क्षमता पे प्रभाव कम पड़ेगा और वो सही रहेगी। जैसे अभी हम लोगों को कोई एक ही प्रकार का खाना मिलने लगे रोज़, ठीक है, वो हमारा फेवरेट भी हो तो भी हमें वो नापसंद होगा एक दिन। तो वैसे ही हम कृषि के साथ करेंगे। ये इम्पोर्टेंट था, फसलों को बदल कर, ठीक है। अब आगे हम पढ़ते हैं खनिज संसाधन यानी कि मिनरल रिसोर्स। तो पहला इसमें क्या पढ़ते हैं? एक पॉइंट ये है कि झारखंड खनिज संपदा के दृष्टिकोण से भारत में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत में ही नहीं, विश्व में भी इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब पहले ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, झारखंड खनिज संपदा की दृष्टिकोण से। तो भाई खनिज संपदा के मतलब यहाँ पे खनिज की मात्रा बहुत मतलब ज़्यादा पाई जाएगी, अपेक्षाकृत जहाँ अलग खनिज पाए जाते हैं खदानों में उनकी अपेक्षा, इसलिए ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। तो क्या है? झारखंड खनिज संपदा के दृष्टिकोण से भारत में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। झारखंड में स्थित दामोदर घाटी को, जो झारखंड में एक भाई दामोदर घाटी है, उसको क्या कहेंगे? स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स। देखिए जैसे घर में जो स्टोर हाउस होते हैं उसमें हम क्या रखते हैं? घर की सभी उपयोगी और अनुपयोगी दोनों प्रकार की चीज़ें रखते हैं। वैसे जो इसका है दामोदर घाटी, इसको जब स्टोर हाउस हम बोलेंगे तो किसके लिए बोलेंगे? खनिज संपदा के लिए, मिनरल्स के लिए। तो इसमें बहुत सारे मिनरल्स पाए जाएंगे यानी कि खनिज संपदा पाई जाएगी। तो झारखंड में स्थित दामोदर घाटी को स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहते हैं। अब ये कितने प्रकार के होते हैं? खनिज कितने प्रकार के होते हैं? तो खनिज दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका हो जाएगा धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज भाई वो होते हैं जो जिनमें धातुएं पाई जाती हैं, सारी प्रकार की धातुएं, एक A to Z जितनी भी धातुएं पाई जाएंगी वो धात्विक खनिज में आएंगी। और दूसरा अधात्विक, उनमें मिनरल्स यानी कि धातुएं नहीं पाई जाएंगी, ठीक है। अब इसके अंतर्गत धात्विक खनिज के अंतर्गत भी दो चीज़ें आती हैं, लौह युक्त
और अलौह युक्त। लौह युक्त जैसा कि लौह से आपका तात्पर्य है लोहा से है, तो जैसा आप नाम से ही पता चल गया होगा लौह युक्त खनिज। इसमें भाई जिन धातुओं में लोहे के अंश होंगे, ज़्यादा होंगे या कम होंगे, लेकिन लोहे के अंश होंगे, मौजूद होंगे, उन्हें आप कहेंगे लौह युक्त खनिज। और उसके कुछ एग्जाम्पल आपके हैं लौह अयस्क, मैग्नीज, टंगस्टन और निकिल। ठीक है, तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? लौह युक्त खनिज के। दूसरा आपका आ गया अलौह युक्त। भाई जैसा कि अलौह युक्त नाम से ही पता है, इसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाएगी। तो उसमें कौन कौन से आप क्या आ जाएंगे? तांबा, अभ्रक और सोना हो गया आपका, चांदी हो गया, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। कौन से? अलौह युक्त, मतलब लोहा नहीं पाया जाएगा इसमें, अदर धातुएं मिलेंगी। ठीक है, और इसके अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में भी भाई जिनमें धातुओं में, इस धात्विक खनिज में सारी प्रकार की धातुएं आ जाएंगी, लोहा, सोना, चांदी, एल्युमिनियम, कुछ भी होगा, सारी प्रकार की धातुएं। अधात्विक, इसमें किसी भी प्रकार की कोई धातु से मतलब नहीं है आपका। और इसमें भी आपके दो टाइप हैं। पहला कौन सा है? अकार्बनिक। पहला है कार्बनिक, दूसरा है आपका अकार्बनिक। तो कार्बनिक खनिज ये जीवाश्मों से प्राप्त होंगे। जीवाश्म का मतलब आप लोग समझते हैं भाई, ये जीवाश्मों से प्राप्त होंगे। जीवाश्म शब्द लिखा मिलेगा किताबों में, लेकिन क्या है ये आपको क्या पता है? नहीं है, तो आइए बताते हैं। जीवाश्म वे होते हैं भाई जो पहले कभी जीवित थे, अब नहीं है, और अपघटित होकर दूसरे रूप में परिवर्तित हो गए हैं। तो जीवाश्मों के अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतु आ जाएंगे आपके, और पेड़ पौधे आ जाएंगे जो पहले जीवित थे। भाई वृक्षों में भी तो जीवन होता है। वृक्ष आपने पढ़ा है कि वृक्ष क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में अपना भोजन बना लेते हैं, इसलिए साइंटिफिकली इनको बोला जाता है कि वृक्षों में भी जीवन होता है ना। तो इसलिए वृक्ष भी जीवित के अंतर्गत आ गए। तो क्या होगा? ये जीवाश्म, कार्बनिक खनिज ये जीवाश्मों से प्राप्त होंगे। तो जब पेड़ पौधे होंगे और जीव जंतु होंगे, ये सभी कभी ऐसी घटना हुई कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का कुछ भाग धस गया या ज्वालामुखी निकला, वो उसके ऊपर आ गया, बाकी चीज़ें नीचे दब गई। जंगल जो होंगे, ठीक है, आपके जीव जंतु जो होंगे वो सब दब गए। ठीक है, तो क्या होगा? वो जीवाश्म का निर्माण करेंगे। करोड़ों वर्षों तक या लाखों वर्षों तक या 100-200 वर्षों तक वो दबे रहेंगे। तो ये नीचे भी भाई पृथ्वी के नीचे दबाव होगा और ताप भी ज़्यादा होगा। तो जब ताप और दाब मिलकर एक मतलब ऐसी रासायनिक क्रिया का निर्माण होता है जिससे जो जीवाश्म होते हैं, जीव जंतु के मृत हो जाएंगे। इनकी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, मांस, ये सब दूसरे रूप में एक परिवर्तित हो जाएंगी। पेड़ होंगे, वो भी भाई टेम्परेचर तो उनमें भी पड़ेगा ना, तो वो भी बदल जाएंगे। दूध किसके रूप में? जीवाश्म के रूप में। तो क्या होगा? हमें क्या क्या प्राप्त होगा? कोयला प्राप्त होगा, पेट्रोलियम प्राप्त होगा। पेट्रोलियम जो है भाई वो जीवों के अंश से प्राप्त होगा। जो जीव जंतु होंगे मृत हो गए होंगे, दब गए होंगे, और ताप के कारण उनका शरीर पिघल गया होगा, तो उनसे क्या? पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और जितनी ये प्राकृतिक गैसें हैं ना, ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको। और कोयला भाई ये जाहिर सी बात है वृक्षों से ही मिलेगा, मतलब इनकी लकड़ी से मिलेगा, ये जीव जंतुओं से तो मिलेगा नहीं। तो जो जीवाश्म में जो पौधे आपके दब गए थे, है ना, किसी घटना के कारणवश, मान लो ज्वालामुखी हुआ या कोई विस्फोट हुआ उसके तहत, तो वहाँ से आपको मिलेगा कोयला। तो जीवाश्म क्या होंगे? वे जीव जंतु या प्रकृति के वे चीज़ें जो पहले कभी जीवित थी लेकिन बाद में वो मृत हो गई और उनका रूप अपघटित होकर दूसरे रूप में परिवर्तित हो गया ताप और दाब के कारण। ठीक है, तो वो हो गया आपके जीवाश्म। तो पहला आपका इसमें हो गया कार्बनिक खनिज, दूसरा हो गया अकार्बनिक खनिज। अकार्बनिक खनिज भाई ये जीवाश्म नहीं होते, मतलब ये जीवित नहीं थे पहले भी, अब भी नहीं है। क्यों? चूना पत्थर, ग्रेफाइट, जिप्सम। भाई जब पृथ्वी धसेगी या पलट जाएगी या कुछ भी ऐसा होगा, ज्वालामुखी है, तो वहाँ पे पृथ्वी पे सिर्फ पेड़ पौधे, पक्षी और वृक्ष ही तो है नहीं, पहाड़ियाँ भी हैं, चट्टानें भी हैं। ठीक है, तो ये जो चट्टानें होंगी, कुछ पहाड़ियाँ होंगी, ये जो दब जाएंगी, तो इन सब से क्या होगा? आपका ग्रेफाइट निकलेगा, चूना पत्थर निकलेगा, जिप्सम निकलेगा। भाई इनमें भी तो ताप और दाब उतना ही अंदर लग रहा है कि नहीं? तो ये भी अपना रूप पिघल के परिवर्तित कर लेंगी। कैसे? तो इसमें क्या होगा? चूना पत्थर, ग्रेफाइट, जिप्सम। और अब पहाड़ हैं, ठीक है, चट्टानें, ये पहले भी निर्जीव ही थी, सजीव तो थी नहीं, तो ये जीवाश्म से नहीं प्राप्त होते हैं। ठीक है, या ये जीवाश्म नहीं होते हैं। कौन से? अकार्बनिक खनिज। और कार्बनिक खनिज ये सब जीवाश्म होते हैं, या जीवाश्म होते हैं या फिर जीवाश्मों से प्राप्त होते हैं, आप कह सकते हैं। कैसे? अभी आपको बताया, समझ में आ गया होगा।
जाहिर सी बात है भाई। तो अब आपने ये इसी चैप्टर में आप पढ़ते हैं हम लोग ब्रह्मांड में जीवों की विलुप्तता के कारण। तो भाई जैसा कि आप जानते हैं कुछ जीव जो हैं, जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं किस कारण से, कुछ हमारा कारण है कुछ प्राकृतिक कारण है, कुछ मानवों द्वारा। तो जो विलुप्त हो रहे हैं जीव, इनमें इस वक्त कौन कौन चर्चा में है भाई? बाघ है, शेर, चीता, बाघ, है ना, ये सब लोग विलुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे, इनकी संख्या में कमी आ रही है। कुछ तो एकदम से खत्म हो गए हैं, यानी कि एकदम से विलुप्तता के कगार पे हैं। उनमें आपका सबसे फेमस इसमें क्या चल रहा है कि गिद्ध भाई ये विलुप्त के कगार पे हैं, विलुप्ति के। और कुछ बहुत परसेंट बच्चे हैं, कहीं कहीं पे दिख जाते हैं कभी कभी। तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद थे। कैसे फ़ायदेमंद थे? तो जो गिद्ध होते हैं भाई, ये पूर्ण रूपेण मतलब एकदम से मृत जीवों पर आश्रित थे, मृतोपजीवी इनको भी कह सकते हैं आप। तो मृत जो जीव जंतु मर चुके हैं वो क्या होते हैं भाई, रोड साइड पड़े हैं, सड़ रहे हैं, गल रहे हैं, तो उनको खाकर ये अपना पेट पालते थे। और उनसे क्या फ़ायदा होता था? पर्यावरण की सफाई रहती थी। जब उन्हें खा लेंगे भाई तो बदबू भी दूर हो जाएगी, प्लस जो पड़े हैं तो पड़े रहेंगे तो क्या होगा, कुछ वायरस आएंगे उनके पास, विषाणु आएंगे, जीवाणु आएंगे, वो क्रिया करेंगे तो दूषित करेंगे, तो पूरा वातावरण में और ज़्यादा गंदगी फैलेगी। इससे अच्छा कि वो उन्हें खा के ख़त्म कर देते थे। और गिद्धों की एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये थी कि कोई भी जानवर, कैसा भी जानवर जो मर चुका है, देखिए एक ऐसी होती है कि नॉर्मल जो एक्सीडेंटली मौत होती है जीवों की, उनको तो दूसरे जो जीव जंतु मांस खाते हैं वो भी खा सकते हैं, लेकिन कुछ जीव जो होते हैं बीमारी से मरते हैं। जैसे कि भाई बर्ड फ्लू चला था ये मुर्गों में, ठीक है, मुर्गियों में और ये सभी पक्षियों में। तो ये जो पक्षी मर जाते थे तो इनको अदर जीव जो मांसाहारी थे भी, वो भी नहीं टच करते थे, नहीं खाते थे, ठीक है। जैसे कोई और क्या था, ये सुअरों में क्या था, स्वाइन फ्लू नामक बीमारी आई थी भाई। तो ये जब मरते थे सुअर, पिग यानी कि, तब ये भी पड़े रहते थे, इनको कोई जानवर खाता भी नहीं था। अगर खा भी ले तो वो भी बीमार हो जाएगा, उसको भी स्वाइन फ्लू फैलेगा, वो भी मर जाएगा। तो ऐसे तो बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी। जो जानवर खाएगा वो भी मर रहा है, उसको जो खाएगा वो भी मर रहा है। तो गिद्धों में क्या होता है, जो पाचन तंत्र उनका होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अगर ये उन्हें खा लेते थे तो उसको कोई भी बीमारी हो या कोई भी मतलब जीवाणुओं द्वारा हो, विषाणुओं द्वारा, वायरसों द्वारा हो, कुछ भी हो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनका जो पाचन तंत्र था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। तो गिद्ध भाई हम लोगों के इतने महत्वपूर्ण थे, ठीक है। अब वो हो रहे हैं विलुप्त, तो कुछ ऐसे ही जानवर भी विलुप्त हो रहे हैं। तो इन सब के बचाव के लिए सरकार भी बहुत कुछ कर रही है। जानवरों के लिए कुछ पार्क मतलब अभयारण्य बनवा रही है, पक्षियों के लिए पक्षी विहार बनवा रही है ना। तो इन सब से ये सब सुरक्षित होंगे। और कुछ नियम कानून भी बनाए जा रहे हैं जिनसे जो इन्हें हानि पहुंचा रहे हैं उन्हें दंडित किया जाएगा। इस तरह से हम लोग बचाव कर रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड जीवों के विलुप्तीकरण का कारण, जो विलुप्त हो रहे हैं इनके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो जब कारण पता होंगे तभी हम उसका निवारण कर पाएंगे, है ना भाई। जब कारण ही नहीं पता है तो निवारण कैसे होगा। तो पहला है मानव निर्मित कारण। अब मानव निर्मित कारण में क्या क्या हो सकता है, ह्यूमन मेड रीजन, मानवों द्वारा निर्मित कारण, ठीक है। पहला है निवास स्थान में बदलाव। जो निवास स्थान है उनका भाई, वो जहाँ पे हमेशा से रहते चले आए हैं उनमें बदलाव हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, हम ही लोग कहीं हाईवे बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, फैक्ट्रियों का निर्माण हो रहा है ना। तो ये सब हो रहा है तो भाई जंगल कट रहे हैं, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बन रही हैं। तो ये जहाँ पे रहते थे वहाँ के सारे जंगल धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। कहीं सड़क बन रही है, कहीं रेलवे लाइन बिछ रही है। तो क्या है, निवास स्थान में बदलाव। वहाँ जंगल रहेगी नहीं तो वहाँ से अलग भागेंगे जो जीव जंतु होंगे। तो पता है जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे इनकी आदत हो जाती है, वहाँ की प्रकृति के हिसाब से ये अपने आप को ढाल लेते हैं। अब अचानक से जब इन्हें नया परिवेश मिलता है तो ये नहीं झेल पाते, या इनकी बॉडी नहीं झेल पाती उसे, या उसमें फिट नहीं बैठ पाती है, तो ये मृत हो जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं भाई। तो निवास स्थान में बदलाव पहला आपका हो गया, ठीक है, मानव द्वारा निर्मित, ये कारण है। दूसरा बी है व्यापारिक क्रीड़ा तथा शिकार। व्यापारिक क्रीड़ा तथा शिकार, भाई शिकार हो रहा है और व्यापार भी इनका हो रहा है। जैसे कि हाथियों के बारे में बहुत सुना होगा आप कि इन्हें मार के मतलब इनके दांत जो है उनको बेच दिया जाता है। और बहुत सारे जानवर जो जैसे बाघ हो गया, आपका शेर हो गया, इनकी खाल भी बेच दी जाती है ना मार के, और इनके दांत। तो सब व्यापारिक क्रीड़ा तथा शिकार इसके रीजन हो गया। और अभी आप एक जैसे बहुत से हैं आप लोग, ये हाथी का दांत,
शेर, बाघ, ये तो हमेशा से सुनते आ रहे हैं। अभी मैं कल पढ़ रहा था तो एक मिला था, एक होती है भाई पश्मीना बकरी, पश्मीना, इसके बारे में आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे। पश्मीना बकरी एक बकरी होती, जैसे बकरियां होती हैं ना, कई प्रकार की होती हैं, हर जीव की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, उन्हीं में से जैसे बकरी है तो उसकी भी कई प्रजातियां हैं, उसी में एक बकरी आती है पश्मीना बकरी। तो इसकी क्वालिटी पता है क्या है? इसके जो बाल होते हैं और खाल, इससे हमें ऊन मिलता है, तो स्वेटर, शॉल या स्वेटर टाइप में बनाया जाता है। तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, अब इसको बहुत से लोग मार देंगे, और लेकिन इसके शॉल में एक क्वालिटी ये होती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जैसे नॉर्मल मौसम है भाई तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ़ जमने लगती है, मतलब मौसम ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। लेकिन ये जो बकरी है ये लगभग -30 डिग्री, यानी कि 0 से भी और घटते हुए क्रम में जाए -30 डिग्री या 40 डिग्री तक टेम्परेचर जो है ये सहन कर सकती है। मतलब कि इसकी खाल जो है इतनी ज़्यादा गर्मी उत्पन्न करती है। तो भाई ये तो इसकी क्वालिटी थी, और यही इसके लिए खतरा भी बन गया है ना। तो अब लोग क्या करेंगे, इसके बालों को, खाल को निकाल लेंगे, है ना, स्वेटर बनाएंगे, कोई शॉल बना रहा है। तो पश्मीना बकरी ये आप लोग भाई याद रखिएगा। और इसका पहला, अब जब इसके ऊपर इतने जुर्म हो रहे हैं, कोई शॉल बना रहा है इसकी खाल से, ये कहाँ पाई जाएगी? कश्मीर में मूलतः पाई जाती है। कश्मीर ठंडा क्षेत्र है, और ये इसने अपने आप को परिवेश के हिसाब से ढाल लिया है, जैसे सभी जीव करते हैं। तभी तो अब इसे निवास स्थान में बदलाव हो जाता है तो मृत हो जाते हैं। अब ये कश्मीर के हिसाब से ढल चुकी है, यानी कि ठंडे क्षेत्र के हिसाब से। अब इनकी खाल जो है और बाल -40 डिग्री तक टेम्परेचर, यानी कि बर्फ़ जमने के और बहुत अंदर तक, सोच लो, कंट्रोल कर ले जाती है। तो पश्मीना, इसने अपने आप को वातावरण के वहाँ के हिसाब से ढाल लिया है। लेकिन अब इसकी इतनी अच्छी क्वालिटी मिल गई सभी लोगों को, तो इसको कुछ लोग मार रहे हैं भाई, इसके बाल निकाल रहे हैं। तो ये प्रजाति भी विलुप्तीकरण की कगार पे आ चुकी है धीरे धीरे। जैसे कि गिद्ध आपके हैं, वैसे ये भी विलुप्तीकरण की कगार पे आ चुकी है। लेकिन खुशखबरी ये है कि अभी आप लोगों ने परिमित्र आनुवांशिक तकनीकी पढ़ी होगी, यानी कि जो जीन के द्वारा डीएनए की मदद से क्लोनिंग की जाती है, तो उसी नया जीव बताया था ना अभी निर्माण हो जाता है, वैसे ही इसका निर्माण हो चुका है। पश्मीना जो प्रजाति की बकरी है, इसकी क्लोनिंग हो चुकी है, और पहली जो बकरी बनाई गई है, नूरी उसका नाम रखा गया है भाई, नूरी। आप गूगल पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। पहली क्लोन बकरी जो है पश्मीना प्रजाति की नूरी है, तो भाई क्लोन बना लिया है। अब इससे भी वो प्रजाति तो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। अब क्लोन बना लिया है, मतलब सेम उसी की कॉपी कार्बन कृत्रिम रूप से, तो अब भाई को इससे भी निकालें, बाल और खाल सब प्राप्त करें ना। तो क्लोन देखें, जो ऊपर पहले पढ़ाया जा चुका आपको क्लोनिंग, वो यहाँ पे कितनी हेल्पफुल हो रही इस प्रजाति को बचाने के लिए, है ना। प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव है हम लोगों के लिए। तो धीरे धीरे वहाँ का था, लेकिन यहाँ भी अब याद आ गया है, तो सीखते चलेंगे। ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन आप गूगल पे तो सर्च करेंगे तो मिल ही जाएगा। तीसरा सी, प्रदूषण। प्रदूषण भी एक भाई मुख्य कारण है। देखिए भाई, बी नंबर में आपका था व्यापारिक क्रीड़ा तथा शिकार। व्यापारिक मतलब जानवरों के खाल, दांत, ये सब आप लोग जानते हैं, बहुत लंबे समय से पढ़ते आ रहे हैं। हाथियों को किस तरह से प्रताड़ित करके उनके दांत वांत निकाल के बेचे जाते हैं, और हिरण हो गया, इसकी कस्तूरी जो कहते हैं मिलती है ना, ऐसे शेर की खाल बेचते हैं। वैसे पश्मीना ये थोड़ा सा नया था, किताब में भी नहीं है, लेकिन इंटरेस्टिंग था इसलिए बता दिया। तो ऐसे ही अगला क्या है, प्रदूषण। सी नंबर प्रदूषण है। तो भाई प्रदूषण होगा तो ये वातावरण पर प्रभाव डालेगा, और जीव जंतु मृत होंगे, या इनमें क्या पढ़ रहे हैं हम, ब्रह्मांड में जीवों का विलुप्त होने का एक मुख्य कारण बनेगा। ठीक है, क्या, प्रदूषण, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं। इसीलिए हम लोग परिमित औद्योगिक तकनीकी को अपना रहे हैं, ताकि धुआं कम निकले भाई फैक्ट्रियों से, और जो कचरा है, जो रासायनिक पदार्थ हैं जिनसे प्रदूषण फैल रहा है, वो धीरे धीरे कम पड़े। क्यों कम पड़े? क्योंकि कुछ प्रजातियों को हमें बचाना है और खुद भी बचना है। ठीक है, दोनों कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो मज़ा ज़्यादा आएगा। डी आपका निजी संग्रह तथा अनुसंधान के लिए संग्रह। निजी संग्रह मतलब खुद पालतू बना के रखने के चक्कर में, पता लग रहा है उनका निवास स्थान जंगल है,
पहले पॉइंट से आपको क्या पता चला है? निवास स्थान में बदलाव, पता चल रहा है कि उनका निवास स्थान जंगल है या वो बर्फीले क्षेत्र में रहते हैं। अब आपको वो बहुत प्यारे लग रहे हैं, क्यूट लग रहे हैं, तो पता लग रहा है अब उनको घर पे पकड़ के ला रहे हैं, वहाँ पे जी नहीं रहे हैं, घर पे मर ही जाते हैं। तो निजी संग्रह तथा अनुसंधान के लिए संग्रह, मतलब भाई कोई भी दवा बनती है या जो टीके बनाए जाते हैं जो हमें लगाए जाते हैं इंसानों के लिए, उनका सबसे पहले प्रयोग किया जाता है जानवरों पे। मूलतः सभी जानवरों पे ही उनका पहला प्रयोग किया जाता है। अभी डायरेक्ट लगाएंगे इंजेक्शन इंसान की बॉडी पे तो क्या होगा, उन्हें पहले से पता रहता नहीं भाई क्या प्रभाव पड़ेगा इस पर, क्या पता सही बनी हो या ना सही बनी हो, हमें रिएक्शन कर जाए। तो पहले उनका प्रयोग किस पे करते हैं? जानवरों को। तो जानवरों के ऊपर पहले प्रयोग करेंगे, परीक्षण करेंगे। अगर वहाँ कामयाब हो जाती है तब वो टीका या कोई मेडिसिन उठा के लाते हैं, मनुष्यों को देते हैं यूज के लिए। तो भाई अनुसंधान के लिए, अनुसंधान संग्रह के लिए, इसमें भी बहुत से आपके जीव मारे जा रहे हैं और विलुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे इनकी प्रजातियाँ। ठीक है, अब दूसरा कारण है आपका प्राकृतिक कारण। दूसरा कौन सा कारण आपका हो जाएगा? प्राकृतिक कारण, यानी कि नेचुरल रीजन। तो दो कारण है, मानव निर्मित कारण या तो फिर दूसरा प्रकृति द्वारा होंगे। तो प्रकृति द्वारा भाई कुछ भी हो सकते हैं, उनमें आपकी पहली ए आपका आ जाएगा पौधों तथा जंतुओं में जनन। तो जनन यानी कि प्रजनन एक मुख्य कारण हो सकता है। कैसे? लिखा है बड़े जीव लंबे समय अंतराल पर कम वंश उत्पादन करते हैं, इनकी संतानें भी प्रजनन आयु तक पहुंचने में समय लगाती हैं। तो अभी आप लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे? बकरी। यहीं से स्टार्ट करते हैं। जैसे एक बकरी है, ये बता रहा है, आप क्यों हो गई? पहले आपके हो गए बकरी, दूसरा आपका हो गया मनुष्य, तीसरा आपका हो गया खरगोश, चौथा आपका हो गया शेर, बाघ, ये सब। ठीक है, तो भाई बकरी है, इसका जनन काल देखिए, मनुष्यों में तो आप सभी लोगों को पता है गर्भधारण जो होता है वो शिशुओं का वो कितना होता है? 9 माह होता है। इंसान जो है वो 9 माह तक पेट में पलता है ना। तो इसका गर्भधारण काल कितना होता है? 9 माह, यानी कि 9 महीने करीब, है ना। और हम लोग यानी कि सारे मनुष्य प्रजनन योग्य कब हो जाते हैं? तो सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से 18+, है ना, लगभग 18+ होंगे तब हम परिपक्व हो जाएंगे इसके लिए, प्रजनन के लिए। वैसे ही ये बकरियां भाई, इनका हो गया लगभग 145 दिन, यानी कि 145 दिन, मात्र 3 महीने करीब, है ना। मनुष्यों को लगता है 9 माह, और आपके हो गए खरगोश, पालतू जानवर जो खरगोश हैं, 30 दिन। और ये शेर हो गया, पहले लिख ले फिर आपको समझाते हैं कैसे। शेर और बाघ, देखिए भाई बकरी हो गई 145, यानी कि करीब 3 महीने में ही इनका प्रजनन काल होता है। और बच्चे कितने होंगे? 3-4। मनुष्य 9 माह, ठीक है, कब? वो भी 18 साल की उम्र में हो जाएगा। ये मुश्किल से 1 साल के अंदर का प्रजनन योग्य हो जाएंगे, ये 18 साल लगभग। और खरगोश, आपको बहुत प्यारा सा जानवर है खरगोश। अब इंटरेस्टिंग चीज़ एक सुनते हैं खरगोश और शेर के बारे में। तो खरगोश है 30 दिन, मतलब कि लगभग 1 माह तक, इसका मात्र 1 माह तक प्रजनन काल चलता है, मतलब 1 माह बाद बच्चा हो जाएगा, हाँ। और लगभग ये 4 महीने के होते हैं, 4 महीने, एक खरगोश लेके आए हम, 4 महीने बाद वो प्रजनन योग्य हो गया और 30 दिन में इसकी फैमिली बढ़ने लगी। और एक साथ साथ कम से कम 4, 5, 6 बच्चे, ठीक है। और वहीं पे शेर या बाघ ये परिपक्व होते हैं, यानी प्रजनन योग्य करीब 2 साल बाद हुए, 2 से 4 साल बाद, ठीक है। और उसके बाद 1 या 2, 1 ही 2 इनके बच्चे हो रहे हैं। पहले तो इनका टाइम ज़्यादा लग रहा है
कि 2 साल बाद कहीं बड़े होंगे। एक शेर और एक खरगोश हम लेके आते हैं साथ में, तो वो 2 साल बाद बड़ा हो रहा है, प्रजनन के लायक हो रहा है। और अगर वहीं पे खरगोश 4 महीने बाद ही परिपक्व हो गया, प्रजनन के योग्य हो गया, प्लस में प्रजनन काल उसका चलने लगा 30 दिन में बच्चे, फिर वो भी 4 महीने बाद बड़ा हो गया, उसके भी बच्चे, धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती चली जा रही। और एक साथ कितने बच्चे, 4 4 5 5 6 6, ठीक है। और वहीं पे शेर और बाघ जो हैं ये भाई 2 साल लगाए पूरा बड़ा होने में खुद को, ठीक है। अब ये इस योग्य हो सकते हैं कि ये भी बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन इनका भी टाइम पीरियड जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। जैसे मनुष्यों में 9 माह, वैसे इनका भी कुछ होगा 5 महीने 6 महीने। और उसके बाद जो बच्चे होंगे वो मुश्किल से 1 या 2 होंगे, बहुत अगर 5 पर पहुंच गए तो इनके सारे, एक फैक्ट ये भी है कि बड़े जानवरों के बच्चे अगर ज़्यादा हो रहे हैं तो सारे के सारे जीवित नहीं बचेंगे, बचेंगे कितने, 1 या 2। तो देखिए खरगोश की संख्या में कितनी लंबी वृद्धि होती चली आ रही, 4 5 6 में 6 बच्चे एक साथ हो रहे हैं, प्लस 30 दिन के अंतराल पर ही। और इसमें 5-6 महीने बाद हो रहे हैं, वो भी 1। तो पता चल रहा है यहाँ पे अगर इस तरह से खरगोश बढ़ते रहे भाई, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हर जगह पे खरगोश ही खरगोश दिखेंगे आप लोगों को, प्यारे प्यारे छोटे छोटे। कोई वहाँ बुक खींच रहा है, आपको पढ़ने नहीं दे रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो इसलिए भी पारिस्थितिकी तंत्र, जो आपको कभी यही इसी सब्जेक्ट में पढ़ाया गया है कि पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए क्यों आवश्यक है। तो शेर भाई रहेंगे जीवित तभी तो इनको खाएंगे, क्योंकि ये मांसाहारी होते हैं। अगर खरगोश को खाएंगे या इन्हीं के समकक्ष हिरण प्रजातियाँ हैं, इनको खाएंगे तभी तो इनकी संख्या में थोड़ी कमी बनी रहेगी। नहीं तो पता लग रहा है यहाँ घूम रहे हैं वहाँ घूम रहे हैं, क्योंकि इनकी संख्या लगातार क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि इनका जनन काल और ये परिपक्व होने में कम समय लेते हैं। तो वही चीज़ समझाई जा रही है। और शेर या बाघ जो है वो भाई लंबा टाइम ले रहे हैं और कहीं 1 ही 2 बच पा रहे हैं। तो हर जगह भाई खरगोश ही खरगोश फैल रहे हैं। वैसे ही सारे जानवरों के लिए बताई जा रही है बात कि प्राकृतिक कारण पौधों तथा जंतुओं के जनन में अंतर। तो बड़े जीव लंबे समय अंतराल पर, जैसे शेर बाघ हो गया आपका, कम वंश उत्पादन करते हैं, मतलब इनकी संख्या में कमी आती है इनके बच्चों में। और प्लस इनकी संतानें भी प्रजनन आयु तक पहुंचने में समय लगाती हैं। भाई 2 साल लग रहा है यहाँ पे ना, और यहाँ पे कितना लग रहा है, 4 महीने मुश्किल से। तो प्रजनन आयु तक पहुँचने में बहुत काफ़ी समय लगाती हैं। तो इनकी संख्या में हमेशा कमी रहेगी। और ये 1-2 भी मर रहे हैं तो समझ लीजिए बहुत मर रहे हैं। तो ये इनके विलुप्तीकरण के चांसेस भी ज़्यादा हैं अपेक्षाकृत छोटे जानवरों के। इनके विलुप्तीकरण के प्रकृति से ये विलुप्त हो, इनके चांसेस ज़्यादा है। दूसरा आपका हो गया आपदा। प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं भाई, भूकंप आ रहा है, सुनामी, ठीक है, जंगली आग भी कई बार लगती है, जंगल में आग लग जाती है, बहुत से जीव मर जाते हैं, ठीक है। चौथा क्या हो गया, भूकंप, सुनामी, बाढ़, प्लस जंगलों में जो आग लगती है, और ज्वालामुखी, ये सारे कारण हो सकते हैं आपदा में, ठीक है। प्राकृतिक आपदा, रोग से फिर हम घुमा के वहीं पे आ रहे हैं, कौन से, मनुष्य की वजह से प्रदूषण फैल रहा है। प्रदूषण के कारण फैक्ट्रियों से फैक्ट्रियों से और ऐसे जो प्रदूषण फैल रहा है, इनसे बहुत सारे रोग उत्पन्न हो रहे हैं। प्लस कुछ जीवाणु विषाणु द्वारा भी होंगे रोग, है नहीं, वो सारे रोग जो उत्पन्न होंगे उसके कारण भी जीव विलुप्तीकरण हो रहा है। क्यों हो रहा है भाई, 2 कारण हैं, प्राकृतिक कारण हो गया और मनुष्यों के कारण जीवों का विलुप्तीकरण हो रहा है। और जीव हमारे लिए बहुत फायदेमंद थे। कैसा, आप लोगों ने गिद्ध के बारे में अभी बताया था। तो आगे इसी क्रम में बढ़ते रहेंगे और आपको PDF भी मौजूद 1-2 दिन में उपलब्ध करा दिया जाएगा, इसमें जो छूटा होगा उसके लिए भी। और देखेंगे अगर ज़्यादा छूट रहा है तो एक क्लास और लेंगे, नहीं तो आपको जल्दी ही PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और क्लास कैसी लगी इसको कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जय हिंद।